अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जब जनरल बाजवा और उसके हवारियों ने ये रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू किया तो ज़्यादातर सहाफ़ी उनकी सफ़ में चले गए। बहुत बड़े बड़े नामों ने बहुत मायूस किया, जैसे फ़हद हुसैन, तलत हुसैन और उसके बाद बहुत देखा जाने वाला मुबशर लुकमान। ये सब बूटों पर ऐसे गिर गए कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। फ़हद हुसैन ने तो बाकायदा रजीम का हिस्सा बन गया, नौकरी कर ली, और तलत हुसैन घुंघरू तोड़ कर वो अभी तक नाच रहा है। और पता नहीं उसे कौन सा लालच दिया गया है कि उसकी इल्मी बदयांती, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की समझ नहीं आती कि किस लेवल तक वो लेकर जाएगा। और मुबशर लुकमान जो पहले इस तब्दीली की तहरीक का एक हिस्सा था, उसने भी हैरान कुन तरीके से अपने आप को बेचा है। लेकिन इस सारे खेल में कुछ हमारे ऐसे बावकार बुज़ुर्ग भी थे जिन्होंने हमारी रहनुमाई की और वो हक़ के साथ डट कर खड़े रहे। उनमें टॉप पर जनाब एयाज़ अमीर साहब और जनाब शाहीन साहबाई साहब हैं। जनाब एयाज़ अमीर साहब पर तो इस रजीम ने अपने गुंडों के ज़रिए हमला भी करवाया, उनकी बेइज्जती भी की, उनके कपड़े भी फाड़े, उनकी तज़लील करने की कोशिश की। लेकिन वो ऐसा अजीम दानश्वर है कि इस सारी हतक के बाद, इस सारी तौहीन के बाद भी अपने पॉइंट से, अपने नुक्ता नज़र से ज़रा बराबर पीछे नहीं हटा। वो ना उसमें एक ख़ास किस्म की तलखी आई है, ना उसमें नफ़रत आई है, लेकिन एक फेयर एनालिसिस करने की सलाहियत उसने जारी रखी है, उस पर कायम रहा है। बल्कि वो अपना भी मजाक उड़ाता है और उनका भी जिन्होंने उसके साथ ये हरकत की, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू में, उसके नुक्ता नज़र में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया। वो उसी पर बिल्कुल कायम है, बल्कि उससे भी ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ हक़ की बात कहने की सलाहियत रखता है और कह रहा है। सिर्फ उसका अंदाज़ और करीना बदल गया है। दूसरी जो बहुत बड़ी शख्सियत है वो हैं जनाब शाहीन साहबाई साहब। शाहीन साहबाई साहब के ट्वीट्स हों या शाहीन साहबाई साहब के आर्टिकल्स हों, उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमेशा जो है हक़ और सच का साथ दिया। इन कठिन हालात में भी उनके पाया इस्तक़लाल में ज़रा बराबर लग़ज़श नहीं आई। शाहीन साहबाई ने एक ताज़ा आर्टिकल लिखा है, उसके मैं नुकात आपको कुछ देर में 3-4 अहम नुकात मैंने लिखे हैं, वो आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। उससे पहले एक चीज़ की वजाहत कर लूँ कि इनके साथ मैं समझता हूँ कि जिसने कौम की रहनुमाई की और हक़ सच का साथ दिया वो डॉक्टर मोईद पीरज़ादा हैं। और डॉक्टर मोईद पीरज़ादा के तज्ज़िये और एनालिसिस में वो गहराई और वो दानिश, वो इल्म व हिकमत मौजूद है जो हमारे इन्हीं बुज़ुर्गों में मौजूद थी। इसके बाद जनाब अरशद शरीफ साहब की पूरे एक जर्नलिस्ट की एक पूरी कम्युनिटी से हैं जो एक ही वक्त में आए। उन्होंने पाकिस्तानी सहाफ़त का रुख बदल दिया, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले गुमाश्तों के साथ या मिल चुके हैं या खामोश हो चुके हैं। सिर्फ अरशद शरीफ साहब और समी इब्राहिम साहब और साबर शाकर साहब, कुछ लोग सिर्फ बचे हैं जो हक़ और सच की बात पर अभी तक डटे हुए हैं। अरशद शरीफ तो मैं समझता हूँ जिस मुदल्लल अंदाज से, जिस बेबाक अंदाज से, दमंग अंदाज से वो अपने नुक्ता नज़र पर कायम है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अभी मैं आपको मिस्टर शाहीन साहबाई साहब के ताज़ा आर्टिकल जो अंग्रेज़ी में लिखा गया है उसके चंद निकात सिर्फ पढ़कर सुनाता हूँ कि हमारी इस वक्त सूरत हाल है क्या और हम जा कहाँ रहे हैं। शाहीन साहबाई साहब लिखते हैं कि इमरान खान की तब्दीली की तहरीक आज़ादी की मूवमेंट में बदल चुकी है। उन्होंने लिखा कि इमरान खान इस बात के बहुत करीब पहुंच चुका है कि वो इस्लामाबाद पर एक बहुत बड़े लॉन्ग मार्च का ऑर्डर दे, और ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पर नहीं होगा, ये रावलपिंडी पर होगा। तो वो इस फैसला करने के बहुत करीब पहुंच चुका है और डरो इस वक्त से कि वो इस ऐसे किसी लॉन्ग मार्च की कॉल दे दे जिसमें मकसद रावलपिंडी हो,
GHQ پر مارچ کیا جائے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک جنرل اور اس کے حواریوں کی ہوس اقتدار اور حرص کی وجہ سے پورے ادارے کو انہوں نے کارنر میں دھکیل دیا ہے۔ یعنی ادارے کو مجبوراً اس شخص کے اور اس کے چند ساتھیوں کے پیچھے کھڑا ہونا پڑا ہے، جس کی وجہ سے قوم میں اور ادارے میں ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے، اور اس شخص کی ہوس اقتدار نے پورے ادارے کی کریڈیبلٹی پر حرف اٹھا دیا ہے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ انہوں نے یہ اس خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ کہیں ہمارے سسٹم میں کوئی ایسا احتساب ہونا چاہیے کہ اس طرح کی بے لگام ہوس اقتدار کو کنٹین کیا جا سکے، جس سے ادارے کی ساکھ مجروح نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی GHQ کے سرکلز میں اس طرح کی غیر یقینی کی فضا پائی جاتی ہے کہ جو بھی وہاں جاتا ہے وہ اسے بالکل پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، بالکل ایک کمپلیٹ انسرٹینٹی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ یعنی یہ سارا جو ملک ہے اور ریاست ہے اس کو ایک ہوا کے دوش پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن شاہین صاحبائی صاحب نے لکھا ہے کہ لگتا ہے انہیں نہیں پتا کہ اب کس طرف جانا ہے، ٹیکٹیکل ریٹریٹ ہے وہ کیسے لینی ہے۔ شاہین صاحبائی صاحب نے لکھا ہے کہ عمران خان صاحب اپنی میٹنگز میں، پارٹی کی میٹنگز میں، گورنمنٹ کی میٹنگز میں کبھی غیر محتاط کومنٹس دے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک ملٹری آفیسر جو ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، میرے خیال میں انہوں نے ملٹری سیکرٹری کی طرف اشارہ کیا ہے، تو یہ بڑی عجیب سی روایت ہے۔ اس روایت کو چینج ہونا چاہیے کہ ایک ملٹری سیکرٹری ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ملٹری آفیسر ساتھ ہوتا ہے، جس کا کام صرف جاسوسی کرنا ہے۔ وہ پرائم منسٹر کی ساری باتیں سن کر GHQ پہنچاتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اس روایت کو چینج کیا جائے، اس کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوتی ہیں، جو پیدا ہوئی بھی ہیں۔ آخر میں پھر شکریہ ادا کروں گا جناب ایاز امیر صاحب کا اور جناب شاہین صاحبائی صاحب کا کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں قوم کی رہنمائی کی، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہے، ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھائی۔ اسی طرح جیسے ہندوستان میں اروندھتی رائے نے اور جناب خوشونت سنگھ نے، کلدیپ نیر نے، MJ اکبر نے، کشمیر میں انڈین ریاست کے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی، جس مائنورٹی کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف ظلم و ستم پر آواز اٹھائی، انڈین سٹیٹ کی آپریشن کے خلاف آواز اٹھائی، تو یہ ہمارے دونوں بزرگ بہت قابل احترام ہیں۔ ان کی جتنی تعریف کی جائے، تحسین کی جائے، کم ہے کہ انہوں نے اس کٹھن صورتحال میں اپنے نقطہ نظر پر بالکل سمجھوتا نہیں کیا۔